सभी बच्चों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। सभी ध्यान दें। आप लोगों ने देखा होगा जो मैंने यहाँ पर जो भी लेक्चर मैं आपको YouTube चैनल पर डाल रहा हूँ उनमें सेकंड ग्रेड से रिलेटेड, दूसरी बात यदि आप कोई MS से एंट्रेंस देना चाहते हो तो भी आप उन लेक्चरों की मदद से काफ़ी हेल्प रहेगी आपको। अभी देखो स्टार्टिंग है तो अभी लेक्चर बहुत आएंगे, बहुत क्लासेस आएगी, आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट होगा इस चैनल के माध्यम से। बस यदि आपने लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक करना है, दूसरी बात सब्सक्राइब करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच सके। देखिए आज हम बात करेंगे, सभी बच्चे सुनिए। हमने आपसे एक बात कही थी, पता हो तो, कि जो यूनिट नंबर सेकंड के जो लेक्चर हैं आपके, वो आपको जो मिलेंगे वो मैंने आपको बता दिया था कि 50 स्टूडेंटों का जो रेशो था वो काफ़ी कुछ ऐड नहीं किया गया, तो वो ऐड करके काफ़ी कंप्लीट होने को है, तो आप थोड़ा जल्दी करें। एक और बात ध्यान से सुनेंगे आप लोग कि हम जो बात कर रहे थे एनवेलप की बात कर रहे थे, तो कल मैंने कुछ स्ट्रक्चर आपको बताई थी, पता हो तो, और उन स्ट्रक्चरों के बारे में आपने देखा था। जैसे आपने सबसे पहले देखा था क्या, जैसे हम बात करें कार्डियाड भी हमने देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर, मतलब लास्ट पॉइंट के अंदर, कि उसकी स्ट्रक्चर क्या थी। देखो आप लोग ध्यान देंगे, छोटी छोटी बातें हैं आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले तो हम बात करें यहाँ पर परवलय की, कि परवलय क्या है। देखिए परवलय में दो इक्वेशन याद रखें, y² बराबर 4ax। अब y² बराबर 4ax जो इक्वेशन होती है वो परवलय की इक्वेशन होती है। एक बात याद रखें बच्चों, ये जो परवलय हैं वो किस अक्ष पर बनेगा, ये भी इंडिकेट यहाँ से हो रहा है। बताइए यदि x की पावर यहाँ पर 1 है तो आपको दिख रहा होगा किस अक्ष पर बनेगा ये, तो ये बनेगा आपका x अक्ष पर। तो इसकी स्ट्रक्चर जो होगी ये x अक्ष हो गया, ये y एक्सेस हो गया। क्लियर है? आप खुद जानते हो इस परवलय की जो शेप होगी वो ऐसी होगी। क्लियर है बिल्कुल? तो y² बराबर 4ax की इक्वेशन होती है, तो वो आप जानते हो कि उसका जो उसकी आकृति बनती है वो कैसी बनती है, आपकी x अक्ष पर बनेगी इस टाइप से। यदि यही इक्वेशन बदल जाती है, यही इक्वेशन बदल जाती है, जैसे x² बराबर 4ay हो जाए, इक्वेशन चेंज हो गई, आप देख सकते हो अच्छे से। इक्वेशन किस में बदल गई? x² बराबर 4ay। अब आप एक ही लॉजिक ध्यान रखें, इसमें तो x की पावर 1 थी, x अक्ष पर बन गया, उसमें क्या है y की पावर 1 है, तो सीधा सीधा दिमाग में रखिए किस अक्ष पर बनेगा, ये x अक्ष हो गया, ये y एक्सेस हो गया। सिंपल सी बात है, ये बनेगा आपका y एक्सेस पे। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि परवलय कहाँ बनेगा, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि x² बराबर 4ay और y² बराबर 4ax जो परवलय है वो x अक्ष और y अक्ष पर बनते हैं। क्लियर है बिल्कुल? आपको पता चल गया किस तरह की आकृति है, एक बार इसे नोट करें। फिर मैं दोनों इक्वेशनों से बनने वाले वक्र पर बात के बारे में बात करूँगा कि दोनों इक्वेशनों से जो कंबाइंड जो वक्र बनेगा वो क्या बनेगा। देखिए पहले इसे नोट कर लें। चाहे आप इंटीग्रल पढ़ रहे हो, चाहे डिफरेंशियल पढ़ रहे हो, ये जो वक्र है वो काम आएंगे आपको क्वेश्चनों में, तो दिक्कत आती है बार बार फिर। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, वो सुनिए ध्यान से। मैं यहाँ पर बात करता हूँ, दोनों इक्वेशनों की बात करता हूँ, सब बच्चे देखेंगे। जैसे y² बराबर 4ax, एक इक्वेशन ये हो गई, एंड जो दूसरी इक्वेशन है वो है x² बराबर 4ay, ये दूसरी समीकरण हो गई। ठीक है, अब आप खुद देखिए इन दोनों समीकरणों से मिलकर के जो मतलब जो परिबद्ध क्षेत्र बनेगा वो क्या बनेगा। देखो सबसे पहली बात तो आप लोग ध्यान देंगे, मैंने क्या किया, सिंपल सा प्रोसेस मैंने यहाँ पर क्या किया, या तो x की वैल्यू रख दो या y की वैल्यू रख दो। तो मैंने यहाँ से y का मान निकाला इस इक्वेशन से। बताओ y बराबर क्या मिलेगा,
4ax होगा कि नहीं होगा? तो y की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी? 2√ax मिल गया। आपने क्या किया, समीकरण नंबर 2 में y का मान रखने पर, जैसे ही समीकरण नंबर 2 में y का मान रखा तो देखिए x² बराबर 4a और ये y का जो मान है 2√ax होगा कि नहीं होगा बताइए? एक बात बताओ क्या हो गया? x² बराबर 8a√ax। दोनों साइड क्या कर दोगे आप? वर्ग कर दो। दोनों पक्षों में क्या कर दिया आपने? वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग किया तो यहाँ x4 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया? 16a² और ये रूट हट गया। देख सकते हो आप लोग कितना हो गया? x4 = 16a³ हुआ कि नहीं हुआ बताओ? क्लियर है बिल्कुल? अब इसको या तो क्या कर दिया हमने, इधर ले लिया, तो देखिए क्या बनता है, x4 - 16a³ बराबर 0 दिख रहा होगा आपको। बच्चों यहाँ देखिए आप लोग, इसमें से x कॉमन आ गया तो x³ - 16a³ = 0। आप लोगों ने देखा है एक तो x बराबर 0 मिल गया, सीधा सीधा मिल गया। दूसरा जो है आपके सामने क्या है, इसको यदि 0 के बराबर किया तो यहाँ से आप समझ रहे होंगे, यदि मान लो आपको दिक्कत है तो देखो दो चीज़ें हैं इसमें, फॉर्मूला भी लगा सकते हो, डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम बात करें तो x बराबर मिलेगा आपको 4a। क्या मिलेगा आपको? 4a। क्लियर है बिल्कुल? अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी उस पर आते हैं अपन। देखिए ये x एक्स हो गया, ये y एक्सेस हो गया। बोलिए बच्चों, अब आप यहाँ पर देखो y² बराबर 4ax वाला जो वक्र होगा वो x एक्स पर बनेगा। ये लो, ये y² वाला बन गया। दूसरा में ये कौन सी इक्वेशन है? ये इक्वेशन है अपनी y² बराबर 4ax, यही तो है इक्वेशन। और जब दूसरा वाला वक्र है ये y एक्स पर बनेगा, तो ये y एक्स पर बन गया, ये लीजिए बन गया। इसकी इक्वेशन कौन सी है? इसकी इक्वेशन है y बराबर आपकी x² / 4a। मैंने इधर भेज दिया 4a को, कोई दिक्कत थोड़ी है। बोलो, आपको पता है ये वाला जो पॉइंट है मैंने निकाल लिया, कितना निकाल लिया बताओ? 4a, 0। ये क्या हो गया? 0 0। बताइए, पहले तो मैंने दोनों वक्र दिखाए आपको, दोनों अलग अलग वक्र थे कि एक x अक्ष पे बन रहा था, एक y अक्ष पर बन रहा था। फिर मैंने आपसे क्या कहा पता हो तो, कि दोनों से कंबाइंड जो क्षेत्र बनेगा वो क्या बनेगा, एरिया क्या बनेगा? ये वाला। बात समझ में आ गई? इसे भी नोट कर लो, काम आएगा आपको। ये वो चीज़ें हैं जो आपको इंटीग्रल में भी काम आती है, एनवलप में भी काम आती है, सब जगह काम की चीज़ें हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है एनवलप। एक एक क्वेश्चन करेंगे, सीक्वेंस से चलेंगे, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इधर उधर क्वेश्चन नहीं चलेंगे, बिल्कुल सीक्वेंस से चलेंगे जिससे आपको समझ में आएगा, बिल्कुल क्लियर भी होगा। ठीक है, हाँ भाई, नोट कर लिया होगा बच्चों। चलें, तो देखिए भाई, कर दूँ आप इसको। चलो अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हटा दूँ, ये लीजिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, सुनिए ध्यान से, कि जो हमारी यूनिट है, यूनिट नंबर सेकंड, उसके अंदर क्या क्या है सुन लीजिए। एनवलप पढ़ेंगे, मैक्सिमा मिनिमा भी उसी के अंदर है, और भी है अनंत स्पर्शी भी है। ठीक है, तो पहले तो हम पढ़ेंगे एनवलप, उसके बाद पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा, और फिर पढ़ेंगे अनंत स्पर्शी। ध्यान रखेंगे आप लोग यहाँ पर, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट नहीं हुई, फर्स्ट यूनिट में भी कुछ पार्ट आएगा, लेकिन अभी जो है वो एनवलप और ये सीक्वेंस से था, क्योंकि फिफ्थ जो 5वां चैप्टर था वो पार्शियल था, आपको मैंने पढ़ाया, उसके बाद उसी का यूज अगले चैप्टर में, तो छठा चल रहा है। तो सुनिए ध्यान से, यहाँ पर एनवलप क्या होता है। एनवलप ज्ञात करने से पहले हमें पता करना पड़ेगा कि वक्र का कुल क्या होता है, अर्थात फैमिली ऑफ कर्व क्या होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन पर आते हैं और समझते हैं। ध्यान रखें, बिल्कुल इजी कंसेप्ट होगा यदि आप लोग ध्यान दे लें तो। ध्यान रखना इस बात को। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, सुनिए, फैमिली ऑफ कर्व का मतलब क्या होता है। जैसे कोई वक्र दे दिया x² + y² = a²। क्लियर है? आपको पता है, यदि मैं यहाँ पर a का मान 1 ले लूँ तो x² + y² = 1। यदि मैं 2 ले लूँ तो x² + y² = 2 का स्क्वायर। जैसे जैसे मैं a का मान बदलता जाऊँगा वैसे वैसे ये मान चेंज होता चला जाएगा। कहने का मतलब ये जो वक्र बनता जाएगा, ये पहला जब 1 रेडियस थी, जब 2 रेडियस थी तब ये हो गया, फिर 3 रेडियस थी तब ये हो गया। कहने का मतलब क्या, फैमिली ऑफ कर्व क्या है, ये जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, वो है फैमिली ऑफ कर्व, अर्थात वक्र का कुल। और ये जितने भी इसके अंदर निकले हैं, जैसे पहला वृत्त है, दूसरा वृत्त है, तीसरा वृत्त है, ये सब क्या है, इसके मेंबर, सदस्य। क्लियर है? तो क्या बोला गया कि वक्र कुल क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे तो इसकी डेफिनेशन पर आते हैं हम और समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम डेफिनेशन पर आते हैं, फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ कर्व क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर समझें, किसी वक्र का समीकरण f(x, y, अल्फा), ध्यान रखना यहाँ पर अल्फा क्या है, यहाँ पर अचर है, और साथ में क्या है, यहाँ पर आपको अल्फा जो है यहाँ पर पैरामीटर का काम करता है, अर्थात प्राचल का काम करता है। किसका काम करता है? प्राचल का। ध्यान देंगे, किसी वक्र का समीकरण f(x, y, अल्फा) = 0 है तो अल्फा अचर के भिन्न भिन्न स्वेच्छ संख्यात्मक मानों के लिए, अभी सुनना भाई, बोर्ड पर ध्यान देंगे सभी, x² + y² = a²। a क्या है यहाँ पर? अचर। a क्या था? अचर। सुनिए ध्यान से, a के भिन्न भिन्न, a के संख्यात्मक मान कौन कौन से? भिन्न भिन्न। बात समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं बोलना चाह रहा हूं कि किसी भी वक्र कुल का समीकरण f(x, y, अल्फा) = 0, जहां अल्फा अचर है, जहां अल्फा अचर है और अल्फा के भिन्न भिन्न संख्यात्मक मानों के लिए भिन्न भिन्न वक्र प्राप्त होते हैं, और इन सब वक्रों का क्या कहते हैं? कुल कहते हैं। बात समझ में आई? मैंने क्या बोला था अभी कि कोई वक्र है, वक्र का समीकरण है आपके सामने f(x, y, अल्फा) = 0। इसमें अल्फा अचर है, इस अल्फा के संगत संख्यात्मक मतलब अल्फा के भिन्न भिन्न स्वेच्छ, अपनी इच्छा से स्वेच्छ संख्यात्मक मानों के लिए भिन्न भिन्न वक्र प्राप्त हो, अलग अलग वक्र प्राप्त हो। इन सब वक्रों को क्या बोलते हैं? इन सब वक्रों को वक्रों का कुल कहते हैं। तथा
जहां अल्फा क्या होता है, वक्र का, वक्र कुल का प्राचल होता है। अब इसको समझने के लिए मैंने आपको एक वृत्त की समीकरण ले ली। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पर, अचर है, कांस्टेंट है। जैसे जैसे ए का मान बदलूंगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, अलग अलग वक्र प्राप्त होते जाएंगे। इन सब वक्रों का जो कुल है वो कौन है, ये। तो इसका मतलब इसका समीकरण क्या लिखूंगा मैं वक्र कुल का, एक्स कोमा वाई कोमा ए इक्वल टू 0। यही तो है इसका वक्र कुल। क्लियर। जहां पर ए क्या है, यहाँ पर प्राचल है। क्लियर होगा। तो पहले डेफिनेशन लिखिए सभी बच्चे, बिल्कुल रिलैक्स से डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन लिखिए सभी। लिखिए, हेडिंग बनाओ, फैमिली ऑफ कर्व्स। लिखिए फैमिली ऑफ कर्व। इसकी परिभाषा लिखिए, किसी वक्र का समीकरण, किसी वक्र का समीकरण, किसी वक्र का समीकरण एफ एक्स कोमा वाई कोमा अल्फा इक्वल टू 0, बोर्ड पे लिखा हुआ है, तथा अल्फा अचर, तथा अल्फा अचर के, तथा अल्फा अचर के, तथा अल्फा अचर के भिन्न 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 स्वेच्छ, भिन्न भिन्न स्वेच्छ संख्यात्मक मानों के लिए, भिन्न भिन्न स्वेच्छ संख्यात्मक मानों के लिए भिन्न भिन्न वक्र प्राप्त हो, भिन्न भिन्न वक्र प्राप्त होते हैं, भिन्न भिन्न वक्र प्राप्त होते हैं। इन सभी वक्रों को, इन सभी वक्रों को वक्रों का कुल कहते हैं। इन सभी वक्रों को वक्रों का कुल कहते हैं। क्लियर है बिल्कुल। हाँ भाई, ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लिखें, वृत्त की समीकरण लिखें। जो भी आपके वक्र की समीकरण हमने लिख ली, क्या ध्यान देंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब मैं क्या कहूँगा यहाँ पर, ए बराबर मैंने 1 पुट किया, जैसे ही 1 पुट किया तो वृत्त बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। जैसे ही मैंने ए बराबर 2 पुट किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। आप सभी देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ये सब के सब वृत्त क्या आते जा रहे हैं, जैसे जैसे ए के भिन्न भिन्न मान रखता जा रहा हूँ वैसे वैसे मान अलग अलग प्राप्त होते जा रहे हैं वृत्तों के। आप ध्यान देंगे, ए क्या है यहाँ पर, अचर। तो परिभाषा यही तो कहती है कि ए के स्वेच्छ भिन्न भिन्न मानों के लिए भिन्न भिन्न वक्र प्राप्त होते हैं। उन सब वक्रों के कुल को फैमिली ऑफ कर्व कहते हैं। क्लियर है बिल्कुल। तो देखिए अब इसके लिए कैसे वक्र होंगे, जैसे पहले वाला ये हो गया, दूसरे वाला ये हो गया, तीसरे वाला ये हो गया। इन सब के लिए कौन सी इक्वेशन है आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये क्या इक्वेशन है, ये है वक्रों का कुल। और इसको किससे शो करेंगे, इसको शो करेंगे एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा ए इक्वल टू 0। इसे बोला जाएगा वक्रों का कुल। क्लियर है बिल्कुल। मेरे हिसाब से आपको जो डेफिनेशन मैंने लिखाई है वो क्लियर हो जानी चाहिए। आप इस एग्जाम्पल को लिख लो जिससे आपको थोड़ा आइडिया रहे। लिख लो, मैं तरीके से बता देता हूँ।
इसे कैसे शो करेंगे? बिल्कुल रिलैक्स से चलना है और तरीके से आपको टॉपिक को समझ के चलना है, ये बात ध्यान रखना। कोई डाउट नहीं रहेगा, बस केवल आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे तो कोई समस्या नहीं है टॉपिक में। ठीक है, अब आप सुनिए आगे। हम बात करेंगे एनवलप की कि एनवलप क्या होता है, क्योंकि जो आपकी यूनिट नंबर 2 है उसका जो पहला पॉइंट है वो है एनवलप, ध्यान रखना। और एनवलप आपका जो चैप्टर है वो है कौन सा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये है आपका 6, क्योंकि आपने 5th पढ़ा, मतलब 5 पढ़ा है, उसके बाद 6 चल रहे हैं, उसके बाद 7 पर चलेंगे। कहने का मतलब क्रम से अपन उनको कंप्लीट करेंगे, फिर बाद में जो बाकी चीज़ें हैं वो फिर ऐड करेंगे अपन। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, एनवलप की डेफिनेशन की। तो सब बच्चे देखेंगे एनवलप की डेफिनेशन। आ जाइए भाई एनवलप की परिभाषा पर। सभी बच्चे लिखना स्टार्ट करें एनवलप की डेफिनेशन। लिखिए सभी, लिखिए। वह वक्र जो, एनवलप की परिभाषा लिखिए। वह वक्र जो किसी वक्र कुल के, वह वक्र जो किसी वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को, वह वक्र जो किसी वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को, भाई बैठे मत रहो, लिखो। देखिए, वह वक्र जो किसी वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करता है, स्पर्श करता है। वह वक्र जो किसी वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करता है तथा स्वयं प्रत्येक बिंदु पर, वक्र कुल के किसी न किसी सदस्य के द्वारा, वक्र कुल के किसी न किसी सदस्य के द्वारा स्पर्श किया जाता है, स्पर्श किया जाता है, तो वह उस वक्र कुल का एनवलप कहलाता है। तो वह उस वक्र कुल का एनवलप कहलाता है। देखो परिभाषा आपको ये देनी है। एग्ज़ाम में यदि एनवलप की डेफिनेशन आती है तो सीधे सीधे आप लिखोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है, याद रखनी है, ध्यान रखें। अब हम इसके बाद जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि एनवलप कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, एनवलप ज्ञात करने के लिए आपके पास दो आएगी सिचुएशन। वो क्या आएगी, सुनो। पहला तो ये होता है कि जब एक प्राचल हो तो एनवलप ज्ञात करना। दूसरा ये होता है कि 2 प्राचल हो तो किस तरीके से एनवलप ज्ञात करेंगे अपन। तो पहले हम एक प्राचल का पढ़ेंगे। देखो, मैंने आपको अब तक जो भी बताया उन सब में एक बात इम्पोर्टेंट है। वो क्या है कि जो एनवलप प्राप्त होगा आपको वो याद रखें। यदि कोई प्राचल इक्वेशन में है और यदि वो इस इक्वेशन से हटने के बाद में जो समीकरण हमें प्राप्त होती है, क्या बोला मैंने, किसी समीकरण में कोई प्राचल है वक्र कुल के अंदर, उस प्राचल को हटने पर जो समीकरण प्राप्त हो जाएगी वही एनवलप होगा। क्या बोला मैंने कि प्राचल को हटने पर जो समीकरण हमें प्राप्त होगी वही क्या होगी, हमारी वक्र कुल का एनवलप कहलाएगा अपन का, वो एनवलप होगा। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत है इसमें। अब एनवलप ज्ञात करने की विधि में क्या करेंगे, सुन लो ध्यान से। सबसे पहले
सबसे पहला उद्देश्य तो क्या करेंगे, क्वेश्चन में ये देखेंगे कि प्राचल कौन सा है। या तो क्वेश्चन में लिख करके दे देगा कि प्राचल क्या है, यदि लिख के नहीं देता है, कोई वक्र दे दिया तो उसमें फिर आप जैसे ही वक्र बनाओगे मैं बताऊंगा किस हिसाब से आप प्राचल देख सकते हो। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, यदि प्राचल आपको दिया हुआ है तो आपको करना क्या है, आपको करना है कि उस प्राचल के सापेक्ष फर्स्ट स्टेप में आपको करना है आंशिक अवकलन। जैसे आपने अल्फा प्राचल है तो अल्फा के सापेक्ष क्या कर दो, आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन करने के बाद में अब आगे की प्रक्रिया क्वेश्चन पर डिपेंड करेगी कि आप क्या करोगे। दो चीज़ें होगी, प्राचल यदि द्विघात समीकरण के रूप में है तो अलग मेथड है, और यदि प्राचल द्विघात में नहीं है तो फिर हम पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि जब आपको प्राचल दे रखा हो तो एनवेलप कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, मैं लिखाऊंगा मेथड, आपको लिखाऊंगा इस पेज पर। पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूं आप लोगों के लिए सामने जिससे आपको क्लियर हो। एक मिनट, तसल्ली से आप लोग ध्यान देना बोर्ड पर। देखिए, आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन दे दिया, फर्स्ट एग्जांपल ये दे दिया आपको। आपसे कहा गया कि कोई वक्र कुल है, आपका वक्र कुल का समीकरण देखिए, x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू a कांस्टेंट, जहां खुद ने बोल रखा है अल्फा क्या है, प्राचल है। बात समझ में आ रही मेरी बात, ध्यान से सुनना बच्चों, अल्फा प्राचल है। एक बात बताओ ना आप लोग, यहाँ पर अल्फा प्राचल है ना, अब कुछ नहीं सोचना आपको, आपकी सोच साइड में रख दो, बस केवल एक उद्देश्य रखना है कि अल्फा को हटने पर जो समीकरण प्राप्त होगी आपकी वही एनवेलप होगी। एक जनरल अपन आइडिया लेकर के चलें तो देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो समीकरण है उसकी बात करते हैं अपन। पहले स्टेप में करोगे क्या, पहले तो जो दे रखा है वो लिख लिया आपने, x cos अल्फा प्लस के y साइन अल्फा इक्वल टू a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? आप करोगे क्या, इस इक्वेशन का प्राचल के सापेक्ष आंशिक अवकलन। तो देखिए, डिफरेंशिएट फर्स्ट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा एंड वी गेट, बोलो बच्चों कोई दिक्कत है क्या? एक बात बताओ, अल्फा के रेस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हो, आंशिक अवकलन। तो बताइए, बाकी तो कांस्टेंट होगा, तो ये अल्फा के सापेक्ष करोगे तो माइनस के x साइन अल्फा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये तो सीख ही गए, क्योंकि अभी अभी हम पार्शियल पढ़ के आए थे, इसीलिए इसको पढ़ाया जा रहा है साथ के साथ। तो बताइए, x कोस अल्फा में x तो कांस्टेंट है, कोस अल्फा का माइनस साइन अल्फा। आगे बढ़ा मैं, प्लस के y क्या होगा, कोस अल्फा। a का तो क्या हो गया, 0 हो गया कि नहीं हो गया? ये तो अचर है, प्राचल थोड़ी है। इक्वेशन नंबर 2, बोलो अब क्या करना है बच्चों? कुछ नहीं करना आपको। ये नहीं कहता मैं कि फिक्स दिमाग लगाइए, नहीं, आपके दिमाग में जिस हिसाब के आइडिया आ रहे हैं वो लगाइए। क्या आ रहा है सुनिए। सबसे पहले तो हमें अल्फा हटना चाहिए, तो आपके सामने ये देखो, एक तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट का स्क्वायर कर दिया प्लस के इक्वेशन नंबर सेकंड का स्क्वायर कर दिया। देखिए, x cos अल्फा प्लस के y साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस के माइनस साइन अल्फा एंड प्लस के y cos अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। मतलब ये तो हो गया, इसका कोई मतलब ही नहीं है लिखने से, a स्क्वायर रह गया। बोलो भाई, बताओ मैंने क्या किया, समीकरण नंबर 1 का स्क्वायर करके समीकरण 2 का स्क्वायर करके जोड़ दिया। अब स्क्वायर करता हूँ इसका, समझदार हो तुम तो। ये तो स्क्वायर खोलो, x स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, फिर देखो y स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस के 2xy साइन अल्फा कोस अल्फा। दिख रहा नहीं दिख रहा? इसको भी खोलिए, फिर प्लस का चिन्ह, x स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस के y स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा
-2xy साइन अल्फा कोस अल्फा बराबर ए स्क्वायर। देखो भाई कुछ नहीं किया मैंने, समीकरण नंबर इसके अंदर स्क्वायर किया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। आप लोगों के सामने पता चल रहा होगा, आप लोगों को ये पता चल रहा है ये टर्म जा चुकी है, गई। अब आप खुद देखो इसमें से और इसमें से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर, क्या रह गया साइन स्क्वायर अल्फा क्लोस स्क्वायर अल्फा, फिर क्या रह गया वाई स्क्वायर, फिर क्या रह गया साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा और इक्वल टू क्या हो गया ए स्क्वायर। क्लियर है बिल्कुल। अरे भाई एक्स स्क्वायर कॉमन था, वाई स्क्वायर कॉमन था, आपने डायरेक्ट ले लिया, क्या दिक्कत है बताओ। आप बताइए इसका मान अच्छे से पता है क्या होगा, 1 है ना, तो बताइए क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। आप खुद देखो ये क्या है, एनवेलप की समीकरण है ना, जो कि अबिस्ट एनवेलप एनवेलप को पहचानने का एक ही तरीका होता है। बताइए आप लोग इसमें अल्फ़ा है क्या, नहीं है, क्योंकि अल्फ़ा उसने यहाँ प्राचल बताया था, उस प्राचल से हटने के बाद जो समीकरण प्राप्त हो गई आपको वो क्या हो गई, आपको एनवेलप की समीकरण हो गई कि नहीं हो गई बताइए। मैंने एक बात कही थी आपसे, याद हो तो देखिए, यदि प्राचल द्विघात समीकरण के रूप में है तो वो अलग होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है, तो मैं बताऊंगा, बताया नहीं। यदि प्राचल एंगल के रूप में दे रखा हो, कोण के रूप में दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा देखते ही उसका क्या कर देंगे, पार्शियल डिफरेंशियल कर देंगे। क्या कर देंगे, पार्शियल डिफरेंशियल कर देंगे उस प्राचल के सापेक्ष। जैसे ही हम प्राचल के सापेक्ष करेंगे तो उसके बाद जो करना है वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, क्या करना है अपन को, जैसा क्वेश्चन होगा उस हिसाब से अपन चलेंगे। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे। आपके पास इक्वेशन थी ये इक्वेशन है वक्र कुल की, ठीक है। इस वक्र कुल में कोई न कोई ऐसा जरूर होगा जो प्राचल होगा। यहाँ पर खुद ने क्वेश्चन ने दे दिया कि अल्फ़ा क्या है, प्राचल है। दिमाग में तुरंत आ गई बात कि हमें करना क्या है, हमें करना है अल्फ़ा के सापेक्ष आंशिक अवकलन। हमने क्या कर दिया, समीकरण नंबर 1 का अल्फ़ा के सापेक्ष आंशिक अवकलन, एक्स कांस्टेंट था, यहाँ पर देखिए कॉस अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा का कोस अल्फ़ा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक टर्म तो कट जाएगी और दूसरे में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बनेगा, जो अपने आप हट गया। मतलब उद्देश्य फिक्स हो जाना चाहिए क्या करना है। देखो जब अपना ये उद्देश्य फिक्स हो जाता है ना तो क्वेश्चन काफ़ी सरल बन जाता है। जब हमारा कोई टारगेट ही नहीं है किधर चलना है, एक बात बताओ, बिगर लक्ष्य से नाव को खेया जाता है, चलाया जाता है, तो वो लक्ष्य तक पहुँचेगी कैसे। फिक्स तो करोगे आप यहाँ जाना है, अब उसमें हो सकता है कितना घुमाव लग रहा है नहीं लग रहा, लेकिन जाना तो फिक्स करो कि उस जगह जाना है अपन को। तो फिक्स हो गया हमारा कि अल्फ़ा हमारे पास प्राचल है। अब हमारे पास 2 समीकरण मिल गए, हमारा उद्देश्य है कि अल्फ़ा हटना चाहिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। मुझे नज़र आया, सीधा सीधा दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया मैंने, तो क्या हो गया, अल्फ़ा हट गया। किसी क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन काम में लूँगा, जैसे मान लो साइन अल्फ़ा का मान निकाल लिया, कोस अल्फ़ा का मान निकाल लिया और डायरेक्ट पुट कर दिया। नहीं समझे आप मेरी बात को। जैसे किसी सवाल के अंदर मेरे को ज़रूरत ऐसी पड़ेगी कि साइन अल्फ़ा और इस कोस अल्फ़ा का मान निकाल लूँगा, तो भी तो अल्फ़ा का कोस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा की वैल्यू रखते ही पुट करते ही हट गया अल्फ़ा। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर, ठीक है। तो आप लोग इस बात पर ध्यान दें। मैंने अभी आपको एक डेफिनेशन बताई थी, याद हो तो, किसकी, एनवेलप की। एनवेलप में देखिए वह वक्र जो किसी वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करता है तथा स्वयं प्रत्येक बिंदु पर वक्र कुल के किसी न किसी सदस्य के द्वारा स्पर्श किया जाता है, उस वक्र कुल का एनवेलप कहलाता है। एक बताया मैंने फैमिली की आपको डेफिनेशन, कोई भी वक्र कुल होगा उसके अंदर अल्फ़ा क्या होगा, ऐसा मान होगा जिसको अपन क्या करने पर भिन्न भिन्न संख्यात्मक मान, स्वेच्छ संख्यात्मक मान देने पर अलग अलग वक्र प्राप्त होता है। इन सब वक्रों का ये क्या कहलाता है, फिर जो इन सभी वक्रों का क्या कहलाता है, वक्रों का मतलब कुल कहलाता है, कहते हैं, अर्थात फैमिली ऑफ कर्व कहते हैं। ठीक है भाई, ये बात आपको मैंने थोड़ी समझाई, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत आपके दिमाग में बैठी होगी बात। इसे नोट कर लें, पहले नोट कीजिए सभी।
नोट कर लिया? बढ़े आगे? बताओ, आप लोगों ने देखा, थोड़ा समझा होगा कि किस टाइप से अपन एनवेलप याद कर रहे हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर अपन चलते हैं आगे। छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल छोटा, जिससे आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि कहा जाता है कि स्टार्टिंग में बिल्कुल इजी सवाल लेने पड़ते हैं, नहीं तो बच्चा डर जाए। ये भी तो होता है, बच्चे को डराना थोड़ी है भाई, बच्चे को तो समझाना है। अब समझाने के लिए तो सरल लेना पड़ता है। तो मैंने एक इजी सा क्वेश्चन ले लिया, बिल्कुल इजी है, देखिए ऐसा ही ले लिया। एक्स स्क्वायर साइन अल्फ़ा प्लस वाई स्क्वायर कॉस अल्फ़ा इक्वल टू ए स्क्वायर। अल्फ़ा क्या है? प्राचल है, पैरामीटर, ठीक है, वेयर ए इज़ द पैरामीटर। ए क्या है? पैरामीटर है, अर्थात आपका प्राचल है। अब आपके सामने है बिल्कुल इजी कंसेप्ट, बिल्कुल इजी कंसेप्ट। देखिए आपके सामने जो है उसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया। हमने क्या किया? डिफ्रेंशिएट कर दिया, किसका? फर्स्ट का, पार्शियली, विथ रेस्पेक्ट टू क्या कर दिया? अल्फ़ा, एंड क्या हो गया? वी गेट। बताओ एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट रहेगा ना, और इसका क्या हो गया? कॉस अल्फ़ा। बोलो, यहाँ पर बात करूँ तो y, ये क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट, लेकिन ये क्या बन गया? साइन अल्फ़ा बन गया, इक्वल टू क्या हो गया? 0, इक्वेशन नंबर 2। अब आपके सामने ये दिमाग लग रहा है सामने कि इन दोनों का स्क्वायर करके हम जोड़ दें, यही तो लग रहा है, क्योंकि एक तो एक बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना, तो हम उस हिसाब से सोल्व कर देंगे, प्रॉब्लम ही नहीं है। तो देखिए हमने क्या किया, वही इक्वेशन नंबर फर्स्ट का स्क्वायर करके इक्वेशन नंबर सेकंड का स्क्वायर जोड़ दिया। अब आपको पता है 2ab वाली टर्म तो गई दोनों में से, तो क्या बच गया? x की घात 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, फिर y स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू a की घात 4। बताओ, क्योंकि प्लस वाले होल स्क्वायर में 2ab आया, वो भी कैंसिल हो गया, माइनस वाले में 2ab आया, वो भी कैंसिल हो गया। सिंपल सी बात है। बताओ कोई दिक्कत हो तो आप लोगों को, ठीक है ना? तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, ये तो बन गया क्या? 1, और ये भी क्या बन गया? 1। तो क्या आ गया आपके पास? x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इक्वल टू a4। आप खुद देखिए, इसमें अल्फ़ा नहीं है। जैसे ही अल्फ़ा नहीं है, जैसे ही प्राचल नहीं है, तो बन जाता है एनवेलप। ध्यान रखना इस बात को। तो ये क्या है? जो कि अभिष्ट एनवेलप की समीकरण है। क्या कह दिया मैंने? कौन सी, किसकी समीकरण है ये? एनवेलप की समीकरण है। सब बच्चों से मैं बार बार कह रहा हूँ, क्लास आप अभी ले रहे हो लेकिन बीच में डिस्टर्ब हो जाए, इसकी वजह से आपसे जो बोला गया है वो आप काम करें, जिससे आपको क्लास का लिंक मिल पाए। ठीक है भाई? और आपको ये क्लास अच्छी लगी है, आपको कुछ बेनिफिट हुआ है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ में ध्यान रखें चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। और जो भी बच्चे हैं जो बीएससी कर रहे हैं या बीएससी बीएड वाले हैं, किसी भी बच्चे को कोई हेल्प की ज़रूरत है, जैसे मान लो कोई भी टॉपिक के बारे में, तो वो पूछ सकता है, डायरेक्टली भी पूछ सकता है। और दूसरी बात, आप लोगों से बोल रखा है उन बच्चों को भी ये लेक्चर सेंड करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक बेनिफिट पहुंच पाए। ठीक है भाई? और ध्यान रखें, खुश रहें और अपनी तैयारी ढंग से करते रहें। थैंक यू।